नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ टेस्टमैन एग्जाम 3 जुलाई 2023 की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए जीके के 25 में से 22 एग्जैक्ट सवाल सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको बताने वाला हूं। ये जो शिफ्ट है 8:30 से 10:30 एम वाली शिफ्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल 2 जुलाई 2023 को आपके सीआरपीएफ टेस्टमैन का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसलिए एनालिसिस नहीं आया था। नेक्स्ट आपके 4, 5 और 6 जुलाई 2023 तक कंटिन्यू एग्ज़ाम रहेंगे। उसके बाद 7, 8, 9 को शायद किसी का एग्ज़ाम नहीं है। यदि किसी कैंडिडेट का 7, 8, 9 जुलाई का एग्ज़ाम है तो कमेंट सेक्शन में बताना। जहाँ तक मेरे को स्टूडेंट ने भेजे हैं कि 7, 8, 9 को एग्ज़ाम नहीं है, फिर 10, 11, 12 को फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा आपकी सीआरपीएफ टेस्टमैन और टेक्निकल का। तो यहाँ पर जो 25 जीके के सवाल पूछे गए हैं प्रत्येक शिफ्ट में, तो 3 जुलाई के पहली शिफ्ट में 25 में से 22 एग्जैक्ट सवाल मिले हैं और ये सभी सवाल सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। न्यू कैंडिडेट जो अब तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है @TREND ट्रेंड जीके और आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 2,64,000 फॉलोअर्स हैं ब्लू टिक वाला। और पीडीएफ फाइल आपको इससे पहले वाले 1 जुलाई को भी मिल चुकी है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जो आपके 25 जीके के सवाल पूछे गए उनमें से जो 22 सवाल मिले हैं, कौन से सब्जेक्ट के कितने सवाल आप देख सकते हो। नृत्य संगीत से कल सवाल नहीं थे, आज आपको नृत्य संगीत से नृत्य का एक सवाल है आज, और संगीत का भी एक सवाल आपको देखने को मिला, तो 2 सवाल हो जाएंगे। करंट अफेयर से आज 3 सवाल पूछे गए हैं, तीनों ही 2021 के हैं। विज्ञान से 2 सवाल हैं, पॉलिटी से 1 सवाल है, हिस्ट्री से हमेशा की तरह आपके सबसे अधिक 6 सवाल पूछे गए हैं, भूगोल से 2-3 सवाल हैं, इकोनॉमिक्स से 3 सवाल हैं और बाकी मिसलेनियस है 2 से 3 सवाल। तो इस टाइप से ये टोटल सवाल जो मिले हैं। स्पेशल थैंक्स रुचिन मीणा, मोहित चौहान, सौरव कुमार, अफरोज भाई का, जिन्होंने ये सभी सवाल टेलीग्राम पर भेजे हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है सवाल सेंड करने की लिंक आपको चैनल पर मिल जाती है। शुरुआत करते हैं नृत्य और संगीत वाले जो सेक्शन से सवाल आए हैं। सवाल नंबर 1 देखिएगा, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन सा है जिसमें औरत अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। तो ये दोस्तों डांस हो जाएगा, इसका नाम है वृत्ता नृत्य। वृत्ता या फिर वृत्ता नृत्य पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं देवता से उन्हें बच्चों का आशीर्वाद देने और चिकन पॉक्स जैसी संक्रामक बीमारियों से उभरने में मदद करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए ये आप महिलाएं नृत्य करती हैं इस बच्चों के से स्वास्थ्य के लिए। अगला सवाल देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और मॉक टेस्ट से नहीं जुड़े हैं, तो एग्जाम में आपकी तैयारी 50% रहती है। 50% तैयारी आपके प्रैक्टिस से ही संभव हो पाती है। और आपका स्मार्ट वर्क के तौर पर तैयारी करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, जिसमें लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि टेक्स्ट बुक पास का फ़ायदा क्या होता है, एक बार पास ले लो, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो। अभी टेक्स्ट बुक पास पर बेहतरीन डील चल रही है, जिसमें आप टीटीजी के कूपन कोड, ये वाला कूपन कोड यूज़ करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। क्योंकि टेक्स्ट बुक पास आपको ईयरली मिलता है, यानी एक साल में 700 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उन सभी के मॉक टेस्ट एक बार पास ले लो। यहाँ पर पास प्रो एक टेक्स्ट बुक का नया फीचर है, जिसमें प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट और उन पर आधारित मॉक टेस्ट रहेंगे। तो पास प्रो है, एक दिन में ₹1 से भी कम प्राइस में आपको ये डील मिलने वाली है। तो टीटीजी के कूपन कोड पर वैसे ये ₹500 प्राइस है, लेकिन टीटीजी के कूपन कोड से आपको यही 439 में मिल जाएगा। लिमिटेड 24 आवर के लिए डील है। टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हैं, पास प्रो में क्या होता है, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट रहते हैं, साथ ही साथ उन पर आधारित मॉक टेस्ट, और पास में प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। बाकी जो एफोर्ड नहीं कर सकते टेक्स्ट बुक पास प्रो, तो वो पास ले सकते हैं। इसमें भी आपको टीटीजी के कूपन कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक पर सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट सेम एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। अगला सवाल है, चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारतीय राज्य में लोकप्रिय है। चक्री जो संगीत है वो जम्मू कश्मीर का है। चक्री सॉन्ग जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख नृत्य है उसमें भांड जसन है, डमहल है, कूद है, बच्चा नगमा, रऊफ है, ये जम्मू कश्मीर के डांसेज हैं। और जो चक्री सॉन्ग है ये भी जम्मू कश्मीर का। अब करंट अफेयर से जो 3 सवाल है वो देख लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। विश्व वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 है। भारतीय मूल की डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। तो डॉक्टर शकुंतला आपको नाम याद रखना है। वर्ल्ड फूड प्राइज विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। और 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोसेंजविग। तो सिंथिया को मिला है 2022 का, 21 में मिला है शकुंतला को। अगला सवाल है, 2021 में स्मार्ट सिटी
स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार को आईएएफ ने किसके साथ मिलकर विकसित किया है? तो ये भी आपका इंडियन एयरफोर्स ने जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार है इसको एक तो डीआरडीओ और एक आरसीआई यानी अनुसंधान केंद्र इमारत के द्वारा डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के समन्वय और इंडियन एयरफोर्स के व्यापक समर्थन से इसको विकसित किया गया है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार को। और ये नवंबर और अक्टूबर 2021 में जैसलमेर का जो चांदन रेंज है वहाँ से वायुसेना ने इसको लॉन्च किया है। अब 2022 का आईएएफ से जुड़ा एक और करंट अफेयर्स है। अप्रैल 2022 में भारतीय वायुसेना और आईआईटी मद्रास ने प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए स्वदेशी समाधान हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट आपके करंट अफेयर हैं, इंफोसिस पुरस्कार 2021 विजेता कौन रहे? अब ये जो प्राइज है इंफोसिस पुरस्कार 2021 ये 6 विषयों में दिया जाता है। इनमें से आपको पूछा है ये चंद्रशेखर खरे वाला गणितीय विज्ञान के लिए प्रोफेसर चंद्रशेखर खरे को दिया गया है इंफोसिस प्राइज 2021। बाकी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान के लिए प्रोफेसर अरविंद को दिया गया है। सामाजिक सोशल साइंस के लिए कौशिक बसु को। मानविकी के लिए दिया गया है अकील बिलग्रामी को। भौतिक विज्ञान के लिए श्रीनिवास कुलकर्णी और जीवन लाइफ साइंस के लिए प्रोफेसर मृंगा कासूर को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर मिसलेनियस सवाल कुछ यहाँ पर देख लीजिएगा। सॉरी मिसलेनियस नहीं, ये विज्ञान के सवाल हैं। तो विज्ञान के 2 सवाल जो पूछे गए हैं, कौन सी कोशिका विभाजित नहीं की जा सकती है? आपको बता दूं आरबीसी है वो विभाजित हो सकती है, लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है, माइटोसिस से नहीं गुजरती है, डब्ल्यूबीसी विभाजित नहीं होती है। बाकी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं इसमें भी विभाजन की क्षमता नहीं होती। जो न्यूरॉन्स है तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए उसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। न्यूरॉन्स में डब्ल्यूबीसी भी विभाजित नहीं होती है। खाद्य संरक्षण कैसे किया जाता है? तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए, खाद्य संरक्षण के लिए आपको पूछा है जो भोजन को संग्रहित करके ताज़ा रखती है, फ्रेश रखती है, खराब होने नहीं देती है। पूछ रहे खाद्य संरक्षण के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आया है। इसके अलावा आप इसे फ्रीज कर सकते हो। नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है, सिरका जैसे कुछ परिरक्षक हैं इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉलिटी से एक सवाल था, संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? यानी जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, वो भाग 3 में है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा, क्योंकि मैग्ना कार्टा एक अधिकारों का लेटर पर पत्तर है जो कि इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। ये नागरिकों की मौलिक अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था मैग्ना कार्टा, इसलिए संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संविधान के किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। हिस्ट्री से 6 सवाल पूछे गए, देख लेते हैं कौन से हैं। लाल कुर्ता आंदोलन के नेता कौन थे? जो लाल कुर्ता आंदोलन है, जो लाल शर्ट आंदोलन है, ये 1929-30 में अब्दुल गफ़ार खान के नेतृत्व में किया गया था। तो इसके नेता हैं या फिर नेतृत्व करता है वो अब्दुल गफ़ार खान। सन पूछे तो 1930। और लाल कुर्ता आंदोलन को खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा जाता है। अब खुदाई खिदमतगार का मतलब है फारसी शब्द जिसका अर्थ है भगवान का सेवक। लाल कुर्ता आंदोलन खिदाई जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है, भगवान का सेवक इसका अर्थ है। ये आंदोलन जो लाल कुर्ती लाल शर्ट आंदोलन हुआ है, ये गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया शून्य अवज्ञा आंदोलन है उसके समर्थन में इसकी शुरुआत की गई अब्दुल गफ़ार खान के द्वारा। और आंदोलन ने भारत के विभाजन का भी क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रसिद्ध जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश रायसेन में, ये किस धर्म से संबंधित है? तो सांची में कई स्तूपों का स्थल है, ये स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म है, रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। बाबर और मेदिनी राय के मध्य जो चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये बाबर के जो 4 युद्ध हैं, पानीपत का युद्ध, खानवे का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इसकी ट्रिक कल ही आपको बताई थी, आज यहाँ पर पूछ लिया। अब सबसे पहले पानीपत का युद्ध है आपकी 1526 में, उसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में, फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। ये बाबर के 4 युद्ध हैं। अब जैसे कि बाबर का जो तीसरा 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये बाबर और राजपूत मेदिनी राय के मध्य हुआ जिसमें मेदिनी राय की हार हुई थी। और 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध है, ये भी बाबर और राणा सांगा के मध्य। 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध।
और घाघरा का युद्ध हुआ है 1529 में, जो बाबर और अफगान महमूद लोदी के मध्य। दीवान ए बंदगान के पद को किसने शुरू किया? दीवान ए बंदगान, ये फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान के पद को शुरू किया था। अब दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने इसको दीवान ए बंदगान के पद को गुलामों का विभाग, दास विभाग कहा जाता था। और अरज ए बंदगान ये एक ऐसा अधिकारी जो गुलामों की भर्ती और निरीक्षण करता था। तो दीवान ए बंदगान है जो दास है, गुलाम है, उनके लिए जो भर्ती की जाती थी, जिसका अधिकारी था अरज ए बंदगान। तो एक विभाग था दीवान ए बंदगान एक तरीके से, जो फिरोज शाह तुगलक ने इसको शुरू किया था। अकाली आंदोलन किससे जुड़ा था, किस धर्म से? तो सिख धर्म से। सिख सुधार आंदोलन है। इस आंदोलन को गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। अकाली आंदोलन 1920 से 25 तक आपके एक्टिव रहा था, 1920 से 25 तक सक्रिय रहा था। अकाली आंदोलन भारत में गुरुद्वारों के सुधार के लिए एक अभियान था, जिसकी शुरुआत सिंह सभा की राजनीतिक शाखा अकाली दल ने की थी। पंजाब इसका प्रमुख केंद्र था। और फिर बाद में सिख गुरुद्वारा एक्ट आया था 1922 में। नेक्स्ट बात, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? अब दिल्ली सल्तनत का डायरेक्टली आपको संस्थापक पूछा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में प्रथम वंश था गुलाम वंश, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक हो जाएंगे। यदि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक असली संस्थापक पूछ रहे तो वो हो जाएंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया? 1211 में आराम बख्श को हटाने के बाद, आराम बख्श जो 1210-11 में हटाया, उसके बाद सिंहासन पर कब्जा किया इल्तुतमिश ने और सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। अब दिल्ली स्थानांतरित इल्तुतमिश किया है, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो वैसे संस्थापक रहेंगे क्योंकि गुलाम वंश के पहले ही शासक थे। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो भी दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं, गुल, खिले, तो, सोलो। गुलाम वंश 1206 से 1290, इसका सन याद रखिएगा। खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, फिर शेर डायनेस्टी 1414 से 1451, लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526। अब गुलाम वंश है जो 1206 से 90 तक रहा है। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक 1206 से 1210, उसके बाद आराम शाह 1210 में, 10-11 में, फिर इल्तुतमिश आया 10 से 1236, 1210 से 1236 याद रखिएगा इल्तुतमिश। उसके बाद पहली जो महिला शासिका रजिया सुल्तान, 1236 से इनका शासनकाल पूछा जाता है रजिया सुल्तान का, तो 36 से 40 तक रहा है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये 11 शासक हैं गुलाम वंश में, इसमें 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये थे दास। ठीक है, दास ये थे, 3 शासक इनमें दास थे। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई 1290 से 1320, जिसमें फिरोज खिलजी जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके संस्थापक 1290 से 1296 तक रहे। अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद सेहबुद्दीन उमर और कुतुबुद्दीन मुबारक रहा था लास्ट शासक। तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक 1321 के समय। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद खान, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, लास्ट में तुगलक डायनेस्टी नसरुद्दीन मोहम्मद। फिर शेर डायनेस्टी खिजर खान शासक था। उसके बाद लोधी डायनेस्टी बहलोल लोधी पहला शासक 1451 से 1489, फिर सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी लास्ट था। भूगोल से 3 सवाल। एक सवाल है होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो होयसलेश्वर मंदिर ये है दोस्तों कर्नाटक के हालेबिदु नामक स्थान पर, भगवान शिव को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ। ये बेसर शैली का मंदिर है, जो एक मिश्रित शैली है। और वैसे आपको पूछ ले, होयसल एक राजवंशी भी था, जिसके संस्थापक कौन था? नृपकाम द्वितीय उसका संस्थापक था, जो कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र पर शासन किया था। सैडल पीक का आपको पूछा है तो सैडल पीक हो जाएगी दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है, वो सैडल पर्वत है और ये उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। सैडल पीक जिसकी हाइट 737 मीटर है। पटकाई की पहाड़ी का आपको पूछा है तो पटकाई सीमा में 3 पहाड़ियां आती है। कौन सी? पटकाई बम, गारो खासी जयंतिया और लखाई पहाड़ियाँ। तो ये 3 पहाड़ियाँ हैं, पटकाई बम, गारो खासी जयंतिया और लखाई पहाड़ियाँ। ये पटकाई सीमा की पहाड़ियाँ हैं और ये जो पटकाई श्रृंखला है ये नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम तक फैली हुई है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर तक फैली हुई हैं और पटकाई पहाड़ियाँ भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। उत्तरी पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं पटकाई की पहाड़ियाँ, जो कि ब्रह्मा के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर मिसलेनियस सवाल है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कब शुरू की गई? स्वर्णिम गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल परियोजना है, प्रोजेक्ट है, ये 2001 में शुरू की गई। स्वर्णिम चतुर्भुज याद रखना 2001 में, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 4 प्रमुख महानगर हैं जो इस स्वर्णिम चतुर्भुज, 4 है चतुर्भुज यानी 4 इसमें प्रमुख मेट्रो सिटीज़ कवर हो रही हैं जो कनेक्ट हो रही हैं। उसमें नॉर्थ में आपको दिल्ली है और फिर
साउथ में आपको मिल जाएगी चेन्नई, ठीक है। उसके बाद ईस्ट में आपको पश्चिम बंगाल कोलकाता, और फिर वेस्ट में आपको बॉम्बे। तो ये 4 उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है। इस प्रकार क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया। और इस मार्ग में प्रमुख नगर की बात करें तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, बालासोर, भुवनेश्वर, कटक, दुर्गापुर, जयपुर, कानपुर, पुणे, कोल्हापुर, सूरत, विजयवाड़ा, अजमेर, विजाग, बोधगया, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, धनबाद, गांधीनगर, उदयपुर, वडोदरा है वो आ जाते हैं। और जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इसमें लेंथ कितनी है, लगभग 5,846 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये प्रोजेक्ट वैसे 1999 में इसको प्लान किया गया था, 2001 में लॉन्च हुआ और कंप्लीट हुआ 2012 में। एक दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज है, एक है स्वर्ण त्रिकोण, ठीक है। जो सर्किट है त्रिकोण है, स्वर्ण त्रिकोण ये वाला 3 कोण बनता है, ये किसको कनेक्ट करता है सवाल पूछा जाता है तो दिल्ली, जयपुर, आगरा को। स्वर्ण त्रिकोण है, दिल्ली, जयपुर, आगरा को लगभग 720 किलोमीटर रोड से कनेक्ट करता है। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? सबसे कम साक्षरता है बिहार की, सबसे अधिक है केरल की 94% और बिहार की है 63.82% है, बिहार की सबसे कम है। और भारत की है 74.04%, जिसमें पुरुष है 82.14 और महिलाएं हैं 65.46। तो सबसे अधिक वाले और सबसे कम वाले टॉप तो आपको स्टेट पता होना ही चाहिए। सबसे अधिक साक्षरता में केरल फर्स्ट है। और आपको पूछ लें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सबसे अधिक है? केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की साक्षरता अधिक है, सबसे अधिक केरला की है, फिर लक्षद्वीप के, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव ये प्रमुख रूप से आ जाते हैं। और सबसे कम लिटरेसी रेट में आप देखेंगे तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान 3 राज्य याद रखिएगा नीचे से। अब आपको पूछ रहे हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे अधिक है बिहार का, 1106 व्यक्ति रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, ये डाटा भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिहार के बाद जनसंख्या घनत्व सेकंड सबसे अधिक किसका है तो पश्चिम बंगाल का, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल का। सबसे ज़्यादा ओवरऑल में जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है, 11,320 व्यक्ति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। सबसे कम लिंगानुपात आपको पूछ लें, सबसे कम ओवरऑल में राज्य और यूटी सभी में सबसे कम लिंगानुपात यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है उसमें 618 ही लिंगानुपात है, यानी 618 महिला 1,000 पुरुष पर। सबसे अधिक लिंगानुपात है पुदुचेरी का, सबसे अधिक लिंगानुपात है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का। वैसे सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो केरला का है 1,084 और यूटी में आपको पुदुचेरी का मिलेगा। केरल है सबसे, भारत का लिंगानुपात है 943 महिलाएं पर 1,000 पुरुष हैं। और इसमें आपको मैंने बता दिया सेकंड हाईएस्ट पुदुचेरी या फिर यूटी में सबसे हाईएस्ट पुदुचेरी। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879। और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अर्थशास्त्र से 2-3 सवाल। स्वतंत्रता से पहले गरीबी आकलन समिति में कौन शामिल नहीं था? तो स्वतंत्रता से पहले एक समिति थी राष्ट्रीय योजना समिति, जिसके द्वारा गरीबी का आकलन किया गया। इस समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की और ये गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इससे पहले दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से गरीबी रेखा का आकलन किया था। सबसे पहले अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक्स में। और फिर 1944 में बॉम्बे योजना आई, इसमें भी गरीबी रेखा का आकलन किया गया, 75 रुपये की गरीबी सीमा की शुरुआत की गई। और बाकी स्वतंत्रता के बाद गरीबी आकलन की संबंधित समितियों की बात करें तो वीएस दांडेकर और एन रथ समिति 1971, इनका कालक्रम पूछा जाता है। अलग समिति है 1979 अलग। उसके बाद 1993 में लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति 2009, रंगराजन समिति 2014, इसका कालक्रम पूछा जाता है तो सन याद रखिएगा गरीबी आकलन संबंधी समितियों का। पूंजीवादी से एक सवाल पूछा है, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। एक सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचे से भी एक सवाल पूछा है जो जीवन की गुणवत्ता का समर्थन करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है औद्योगिक और कृषि उत्पादन, घरेलू और विदेशी व्यापार, वाणिज्य के मुख्य क्षेत्रों की सहायक सेवाएं प्रदान करता है। तो इस टाइप से आपने देखे 25 में से लगभग 22 सवाल। इसके अलावा 2-3 सवाल जो रह गए हैं जिनमें कैंडिडेट को पता फर्स्ट में एग्जाम दिया है वो सवाल जरूर बताना, मैं पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टेक्स्ट बुक से आप जुड़ना चाहते हो, लिमिटेड टाइम के लिए डील चल रही है, टीटीजी के कूपन कोड यूज करके वहाँ पर 100 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।